प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए होंगे, उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आंसर के लिए और सही विकल्प को हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो प्रश्न 1 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो उसका डैश हल मिलेगा। ओके, इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं। जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं तो उसका या तो एक हल होता है या उसे हम अद्वितीय भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 2, यदि डैश हो तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 कंडीशंस दी हैं, जिन कंडीशन में हमें बताना है कि इस जो समीकरण होता है उसके 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें दिया है b² - 4ac = 0। इस कंडीशन में जो समीकरण होता है उसके 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 3, AP यानी कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन के लिए सार्व अंतर यानी कि डी डिफरेंस क्या होगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है सही आंसर कौन सा है। ओके, तो ये देखो, ये होता है A1, ये होता है A2। ठीक है, डी सार्व अंतर निकालने के लिए A2 - A1 करते हैं। तो A2 है यहाँ पर 10 और A1 है यहाँ पर 4। तो 10 - 4 इज 6, यानी कि ऑप्शन सी में 6 दिया है, वही हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न 4, बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन इसके लिए पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो माना दिए गए बिंदु, पहले बिंदु को हम ए मान लेते हैं तथा दूसरे बिंदु को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र है AB² x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये स्क्वायर है इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया रूट। इस जो स्क्वायर है इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये बन गया रूट। अब ये हो गया AB की वैल्यू। तो अब हम इसमें सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखो कैसे, हमें A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0, 5, तो ये होता है x1, ये होता है y1। B के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 0, तो ये है x2 और ये है y2। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ओके, x2, तो x2 क्या है यहाँ पर -5, ये पुट कर दिया। फिर माइनस का माइनस x1, x1 है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया और इस पर लगा है स्क्वायर। फिर आया प्लस, फिर है y2 यहाँ पर है 0, तो y2 की जगह 0, फिर माइनस, फिर y1 है यहाँ पर 5, तो ये हमने 5 यहाँ पर पुट कर दिया और इस पर लगा है स्क्वायर। अब इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो -5 - 0, 0 को माइनस करो प्लस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर रहेगा -5 और उसका स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस। ओके, अगेन 0 - 5, तो यहाँ पर भी आ जाएगा -5 और इस पर है स्क्वायर। ओके, अब -5 का स्क्वायर है तो इसे हम सॉल्व करते हैं। -5 × -5। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 = 25। सेम यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 25। 25 और 25 को जोड़ने पर आया 50। ओके, अब यहाँ पर 50 आ चुका है जो कि रूट में है, तो 50 का हमें लेना होगा LCM। 2 से 50 को भाग करेंगे, 25 आएगा। 5 × 5 = 25, 5 एकम 5। ओके, तो इसके फैक्टर्स आए 2 × 5 × 5, तो यहाँ पर 5 का पेयर बन रहा है, तो पेयर में से एक 5 को हम बाहर ले लेंगे। इसका पेयर नहीं बना है तो ये रूट में ही रहेगा, तो हमारा आंसर आ गया 5√2। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्रश्न 5, sec² θ - tan² θ = क्या होगा।
तो ये सिंपली एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। इसका आंसर होगा 1, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 6, किसी प्रेक्षणों के लिए x बार बराबर है 25 और z बराबर भी है 25, तो m बताओ क्या होगा। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। z बराबर 3m माइनस 2x बार। अब जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, z बराबर है 24, तो z की जगह 25 है z बराबर। ओके, फिर 3m, ओके, फिर ये -2 और x बार भी यहाँ पर है 25। अब इसे हम सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 25, यहाँ 3m एज इट इज़, 25 दूनी 50। ओके, अब जो ये -50 है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो ये माइनस का था, यहाँ पे आके हो गया प्लस का। आगे सॉल्व करेंगे, 25 और 50 हो गए 75। अब 3m यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके भाग में चला जाएगा। 3 से 75 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 25, यानी कि m का मान आ गया 25। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर x बार 25 था तो x बार की जगह हमने 25 लिख दिया, और z बराबर भी 25 था तो z की जगह 25 लिख दिया। आंसर आ गया 25। ओके, प्रश्न 7 से रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। तो प्रश्न 7 है 3 + 2√5 यह है डैश संख्या है। इसके लिए 3 ऑप्शन दिए हैं, परिमेय, अपरिमेय, ऋणात्मक, पूर्णांक। तो देखो, ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, ऋणात्मक का मतलब है माइनस वाली संख्या, तो यहाँ पे कहाँ माइनस है, यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं। ओके, फिर है परिमेय। परिमेय संख्या वो होती है जो किसी का वर्ग बन सके या वो खुद किसी का वर्ग हो। तो यहाँ पर 3 और 2√5 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो इसलिए परिमेय भी नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं है। अब बचा अपरिमेय, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखो रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 5 तभी है क्योंकि यहाँ पर ये किसी का वर्ग नहीं बन सकता, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 8, द्विघात बहुपद 4x² - 3x - 7 के शून्यकों का योग डैश है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें दिए हैं, हमें शून्यकों का योग बताना है। ओके, तो ये हमारी द्विघात बहुपद है। अकॉर्डिंग टू दिस a बराबर है 4, b बराबर है -3, c बराबर है -7। ओके, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। ओके, अब यहाँ पर ये वाला माइनस सूत्र का मतलब ये माइनस हमने यहाँ पे लगाया, b है यहाँ पर -3। ओके, तो यहाँ पर b की जगह -3 लिख दिया। a है यहाँ पर 4, तो a की जगह हमने 4 लिख दिया। ओके, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया 3/4, यानी कि शून्यकों का योग है 3/4। ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, प्रश्न 9, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो संभव परिणामों की कुल संख्या डैश प्राप्त होती है। ओके, अब जो सिक्का होता है मतलब कि कॉइन, वो कुछ इस तरह का होता है। उस पर एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। ओके, तो एक ही सिक्के को 3 बार उछाला है ना, तो हमें 3 रिजल्ट मिलेंगे। अब 3 क्या क्या हो सकते हैं और वो कितने होंगे वो हमें बताना है। तो आप इसको इजीली कैसे लिख सकते हो वो आपको ध्यान से समझना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखो, हेड टेल टेल भी हो सकता है, फिर हेड टेल हेड हो सकता है, फिर टेल टेल हेड हो सकता है। अब इसको हमें उल्टा कर देना है। देखो, यहाँ पे मैंने पहले एच लिया है, आप पहले टी ले लो। ठीक है, तो टेल हेड हेड भी हो सकता है। फिर यहाँ पे एच लिया है तो यहाँ पे टी ले लो, है ना, ये भी हो सकता है। फिर यहाँ पे देखो, पहले 2 बारी टेल है, आप पहले 2 बारी हेड ले लो और फिर टेल। इस तरह आप इजीली रिजल्ट को लिख पाएंगे, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और एक बारी 3 बार हेड भी हो सकता है और 3 बार टेल भी हो सकता है। तो इस तरह से रिजल्ट हमें मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर हमें 8 रिजल्ट मिल सकते हैं। 8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्रश्न 10, tan थीटा इंटू, यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब होता है गुणा। ओके,
tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा? तो ये एक सिंपल एक फॉर्मूला है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1। ओके। प्रश्न 11, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब यहाँ पर आपको शब्द पे ध्यान देना है, समांतर स्पर्श रेखाएं। सबसे पहले तो समांतर, देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है और ये भी वृत्त है। इसने कहा है समांतर यानी कि बराबर दूरी पर, जैसे कि ये दोनों बराबर दूरी पे हैं और ये स्पर्श रेखाएं भी हैं, वृत्त को स्पर्श करके जा रही हैं। इसी प्रकार ये दोनों बराबर दूरी पर हैं और वृत्त की स्पर्श रेखाएं भी हैं। ओके, इसी प्रकार ये भी समांतर दूरी पर हैं और स्पर्श रेखाएं भी हैं। ओके, लेकिन अगर इस तरह से हम बनाएं, ठीक है, मान लो इस तरह से हमने बनाया, ठीक है, तो ये कहाँ समांतर है? ये तो तिरछा चला गया। मान लो हमने ये स्पर्श रेखा डाली तो ये कहाँ इसके समांतर है ना? तो इस तरह से समांतर रेखाएं जो होती हैं वृत्त की, एक वृत्त की दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ओके, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यदि हम इस तरह से स्पर्श रेखा डाल दें तो ये ना तो इसकी समांतर है ना ही इसकी समांतर है। यदि हम मान लो इस तरह से स्पर्श रेखा डाल दें तो ना तो ये इसकी समांतर है ना ही इसकी समांतर। समांतर मतलब बराबर दूरी पर। इस तरह की रेखाओं को हम समांतर स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं और वो दो ही हो सकती हैं एक दूसरे के आमने सामने। ओके। प्रश्न 12, अवलोकन -2 -3 0 1 3 2 7 का माध्यक डैश है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें कितने नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 नंबर हमें दिए हैं, तो 3 यहाँ से छोड़ दो और 3 यहाँ से छोड़ दो, तो बीच में नंबर कौन सा आ रहा है? 1। ओके, तो ये ही इन अवलोकन का माध्यक है। कौन? 1। ओके, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके। प्रश्न 13, 17, 23 और 29 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 1 है। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य। ओके, तो सबसे पहले 17, 23 और 29 का लेना होगा LCM। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। ये 17 के फैक्टर्स हैं, ये 23 के फैक्टर्स हैं और ये 29 के फैक्टर्स हैं। आप देख सकते हो सभी में 1 का पेयर बन रहा है, सभी में 1 कॉमन है, इसलिए 17, 23 और 29 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 1 ही है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सत्य है। प्रश्न 14, नीचे दी गई आकृति में y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है, का ग्राफ है। px के शून्यकों की संख्या 2 है। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ओके, तो यहाँ पर ये ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यहाँ पर बात हो रही है y बराबर px। आप इस x को देखिए, इस x की बात हो रही है कि x एक्सिस पे जो ये रेखा है कितनी जगह पर कट हो रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो ये एक ही जगह पर कट कर रही है। ठीक है, जो ये रेखा हमें, ये तो ग्राफ की है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और जो ये रेखा है ये x एक्सिस को एक ही जगह पर कट कर रही है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या 2 नहीं हो सकती, एक ही होगी। ओके, एक ही होगी शून्यक की संख्या, इसलिए ये स्टेटमेंट असत्य है। ओके। प्रश्न 15, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं और इन्होंने बोला है कि इसको सॉल्व करने पर x + y बराबर 5 होना चाहिए। तो क्या ये सही है या गलत, ये हमें बताना है। ओके, तो इसके लिए हमें इसे पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर विलोपन विधि से यानी कि एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व किया है। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए चाहे तो हम x को यहाँ से विलोप कर दें या y का विलोप कर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, या तो हम यहाँ इन x के जो नंबर्स हैं सहगुणक हैं उनको बराबर बनाना पड़ेगा या y के सहगुणक को। तो मैंने x के सहगुणक को बराबर बनाया है। किस तरह से, देखो समीकरण 1 को 3 से, ये समीकरण 1 है, इसको 3 से गुणा कर रही हूँ, और समीकरण 2 को 2 से, ये समीकरण 2 है, इसको मैंने यहाँ पे 2 से गुणा किया है। अब देखो x के सहगुणक यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, 3 दूनी
6x, 3 तिया 9y, 12 तिया 36। ये हो गया समीकरण 1 का सॉल्यूशन। अब समीकरण 2 को 2 से गुणा कर रही हूँ। 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y, 2 18 को 2 से गुणा किया, 18 दूनी 36। ओके, तो देखो जब हमने समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 2 से गुणा किया तो x के सहगुणक यहाँ पर बराबर हो गए। ठीक है, अब हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। नीचे वालों के सभी के निशान बदलेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 0 और यहाँ पर ये हो गया 9 - 4, तो ये आ जाएगा 5y। ठीक है, अब 5y यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग में जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को भाग या गुणा करें तो वो 0 हो जाता है। इस प्रकार y का मान आ गया 0। अब हमें x का मान निकालना है, तो इस y की वैल्यू को चाहे तो आप यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, तो हमें x का मान मिल जाएगा। ओके, तो मैंने y बराबर 0 समीकरण 1 में रखा है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है, ये y है, यहाँ पर मैंने y का मान 0 पुट कर दिया। ओके, तो 2x एज इट इज़, 3 को 0 से गुणा किया, ये हो गया 0 और ये आ गया 12। अब 0 ख़त्म हो गया। अब 2x यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग होगा। 2 से 12 को कैंसिल किया, x बराबर आ गया 6। अब इन्होंने हमें दिया है x बराबर हमारा आया है 6, y बराबर आया है 0। ओके, अब इन्होंने हमें कहा है कि x + y बराबर 5 होना चाहिए, तो x की जगह 6 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे। 6 + 0 6 ही होता है, जो कि बराबर नहीं है 5 के, तो LHS बराबर नहीं है RHS के। इसलिए यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दी गई है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बराबर होंगे x + y बराबर 5 के, ये असत्य है, क्योंकि x + y कितना आ रहा है हमारा, x + y हमारा आ रहा है 6 और इन्होंने दिया है 5, इसलिए ये स्टेटमेंट असत्य है। प्रश्न 16, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, हमें बताना है ये सत्य है या असत्य। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, असंभव घटना, असंभव का मतलब क्या, जो नहीं संभव है, जो नहीं हो सकती, तो जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता तो 0 ही होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, क्योंकि असंभव घटना की बात हो रही है, घटना की बात यहाँ पर नहीं हो रही, असंभव घटना की बात हो रही है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 ही होगी। संभव घटना का सूत्र ये होता है। ओके, अगला प्रश्न है, एक वाक्य शब्द या अंक में उत्तर दीजिए। ओके, तो प्रश्न 17 है, A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन समांतर श्रेणी है या नहीं है। ओके, जो हमें श्रेणी दी गई है उसने पूछा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये 1A है, तो 1A में अगर हम 1A जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 2A, मिल गया 2A। फिर 2A में हम दोबारा 1A जोड़ते हैं तो 3A, फिर 3A में अगर हम 1A जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 4A। तो देखो यही सेम नंबर आ रहे हैं और हमारा डिफरेंस भी सेम है, यानी कि हम 1A अगर जोड़ते जाते हैं तो यही नंबर हमें मिलते जाते हैं, सभी का डिफरेंस बराबर है, इसलिए जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है, तो उत्तर आएगा हाँ। ओके, प्रश्न 18, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं मिलेंगी। अब पहले तो इस प्रश्न को समझना, इसने क्या कहा है, वृत्त के अंदर। ओके, तो ये हमारा वृत्त है, वृत्त के अंदर यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लो यहाँ पर भी कोई बिंदु है। ठीक है, किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं मिलेंगी। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्पर्श रेखा क्या होती है। देखो ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, इस तरह से जो बाहर से टच करते हुए वृत्त को निकलती है उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ऐसे भी हो सकती है स्पर्श रेखा, ये वृत्त को बाहर से टच करते हुए जा रही है, इसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ओके, लेकिन इसने कहा है वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर तो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, 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 और ऐसे रेखा जाएगी, ऐसे रेखा जाएगी इस बिंदु से होते हुए, ऐसे रेखा जाएगी, है ना, ऐसे रेखा जा सकती है, फिर ऐसे भी आ सकती है,
तो ये सब जो रेखाएं हैं ये वृत्त के अंदर किसी बिंदु से हैं, बाहर से टच करते हुए नहीं हैं, तो इन्हें हम स्पर्श रेखा नहीं कह सकते। इसलिए वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 0 स्पर्श रेखाएं मिलेंगी। ओके, दिस इज द आंसर। 0 या 0 भी कह सकते हैं। ओके। प्रश्न 19, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे पर 6 का अंक न मिले की प्रायिकता क्या होगी। ओके, तो हमने एक पासे को एक बारी फेंकना है, तो उस पर रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 भी आ सकता है। लेकिन पासे पर 6 का अंक न मिले। ओके, इसने कहा है 6 का अंक न मिले, तो ये 6 का अंक न मिले, 6 की ही बात हो रही है। ठीक है, टोटल हमारे आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, टोटल हमेशा नीचे आएगा, तो हमारे जब हम पासे को एक बारी फेंकेंगे तो टोटल रिजल्ट 6 आ सकते हैं, इसलिए हमने नीचे 6 लिखा। लेकिन उसने कहा है 6 का अंक न मिले, तो 6 को आप हटा दो, सिंपल। तो कितने रिजल्ट बचे, 1 2 3 4 5, तो ऊपर 5 आ गया। कुल रिजल्ट हमेशा नीचे आएंगे, और उसने कहा है 6 का अंक न मिले, तो इसको आप हटा दो, तो बचे 5, वो हमारे आ गए ऊपर। इसलिए 6 का अंक न मिले की प्रायिकता होगी 5/6। दिस इज द आंसर। प्रश्न 20, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यानी कि मीन ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वेरी सिंपल, जो हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, प्रथम 11 की बात हो रही है, तो हम 11 तक ही लेंगे। अब इनका माध्य यानी कि 1 से लेके 11 के बीच में बीच का नंबर कौन सा होगा, तो सिंपल, यहाँ से 5 और यहाँ से 5 गिन लेते हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो बीच में बचा 6, तो वही हमारा माध्य है। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है नंबर 6। दिस इज द आंसर। अगले प्रश्न में है योग्य जोड़ी मिलाएं। ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमें फॉर्मूले दिए हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 21 में हमें दिया है अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पे आधार का मतलब है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। उसका फार्मूला होता है 2πr²। अगला है 5 रुपए के सिक्के का आयतन, यानी कि यहाँ पे सिंपली गोले का आयतन जो होता है 4/3πr³। 23 में है थीटा कोण वाले r त्रिज्या के एक त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, जिसका फार्मूला होता है πr(θ/180। ओके, फिर है वृत्त की परिधि, जिसका फार्मूला होता है πd। ओके,